Hello guys, welcome to UPSC with Iraya. So let's start the revision of the percentage topic. तो हम पहले फॉर्मूलेज देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं. ज़्यादा फॉर्मूलेज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो कंसेप्ट से हो रहा है तो उसका शॉर्टकट एक्चुअली फॉर्मूला कई बार याद करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो फॉर्मूले देखेंगे, फिर थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे एंड आपका परसेंटेज का टॉपिक रिवीजन हो जाएगा. तो पहले तो ये चीज़ बहुत काम आती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना. ये अभी हम देखते हैं क्या मतलब है मेरा इससे. तो ये जैसे है, तो 1 का 100 हो गया, हाफ को 50% कहते हैं, 1/3 को 33.33% हो गया, 1/4 25% हो गया. तो एटलीस्ट 20 तक आपको ये फ्रैक्शंस बाय हार्ट याद होनी चाहिए. एंड हो सके तो क्यों 20 तक टेबल्स बाय हार्ट, मतलब अगर रैंडम आपसे कोई पूछे तो आपको आने चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे कि ये रट्टा मार के क्या होगा. तो देखिए, कई बार ऐसे पॉइंट्स में फ्रैक्शन देते हैं तो वहाँ पे ये कलाकारी काम आती है कि जैसे 37.5% ऑफ समथिंग निकालने को दे दिया. तो अगर आपको पता है, याद है कि 1/8 को 12.5% कहते हैं, तो इसको अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ. अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है. तो 20 तक टेबल्स का यही मतलब है कि अगर 12.5 है तो 12 3 सा 36 होता है. तो आपको जस्ट राउंड ऑफ एक बार ट्राई करके देखोगे कि मे बी 12 का 3 टाइम्स 36 होता है, तो मे बी 12.5 कहीं ना कहीं 37 के आसपास पड़ता होगा. तो ये 1/8 हो गया एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया. एंड 18.75% ये होगा 37.5 का हाफ. 83.33 1/12 8.33 होता है. इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. तो इसको कट ऑफ करके अपना 5/6 हो गया. 43.75% को कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 6.25%. इसको सोल्व करके 7/16 आ गया. 87.5 को क्या लिखेंगे, 1/8. एंड इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारा. दैट मीन्स आपको अगर टेबल्स वगैरह आते हो तो आपका हो जाएगा. तो इस करके फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन काफ़ी काम आएगा, आगे भी देखेंगे. फिर होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ इसमें कुछ नहीं है. बस क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मैं बता देती हूँ कि अगर बोले कि 24 को 20% से इंक्रीज़ किया गया, 20% फ्रैक्शन में 1/5 हुआ, तो इसको यूजुअली हम ऐसे करेंगे 24 प्लस 20% ऑफ 24. फिर इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा 24 कॉमन लेके. तो ये जो 1 + 1/5 है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अगर कुछ इंक्रीज़ हो रहा हो, कोई चीज़ बढ़ रही हो, मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही हो, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 प्लस फ्रैक्शन की वैल्यू. और अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो वो होता है 1 माइनस फ्रैक्शन की वैल्यू. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बस इतना ही था. फिर आता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज. इसमें मेन ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का कोई क्वेश्चन दिया गया हो. एंड बेस्ट इज़ टू डू इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये ऐसे है कि एक नंबर है, मान लो उसको सक्सेसिवली पहले 20% इंक्रीज़ किया, फिर जो डिजिट मतलब आया वैल्यू उसको 10% इंक्रीज़ किया, फिर जो वैल्यू आया उसको 5% इंक्रीज़ किया. तो ऐसे ऐसे करके 138.6 हमारी फाइनल वैल्यू आई. तो परसेंटेज चेंज कितना आया, 38.6% टोटल आया. कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सक्सेसिव अगर इंक्रीज 20 10 5 आया है तो टोटल परसेंटेज चेंज तो ये प्लस करके आ जानी चाहिए 35%, बट ऐसा नहीं है. इसको इस तरीके से करते हैं. तो इसकी परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी, 138.6 माइनस 100 और इनिशियल वैल्यू अपॉन 100 इंटू 100 करके ये हमारी आएगी फाइनल वैल्यू. फिर इसके भी अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम. फिर आती है परसेंटेज चेंज, जो मैंने बताया कि चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 होता है. अब इसका दूसरा ये तो चलो सबको पता ही है. इसका दूसरा ये रहता है कि मान लो हमें दिया गया हो बी ए से इतना फ्रैक्शन बड़ा है, तो ए बी से कितना छोटा होगा. तो अगर वो हमें वैल्यू फ्रैक्शन में पता है तो उसका n अपॉन डी प्लस एन फ्रैक्शन छोटा होगा. अब आप सोच रहे हो कि फ्रैक्शन क्या, मोस्टली क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज दिया गया होता है. तो परसेंटेज का भी ज़्यादा कुछ नहीं है. देखो, अगर वो आर वाला जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखाती हूँ.
वो इतना कुछ काम नहीं आता। तो ये जो R वाला फॉर्मूला होता है वो इतना कुछ काम नहीं आता, ये बस ऐसे ही बनाया हुआ है, इसका एक्चुअल में वही है। इसको याद करने से अच्छा, मतलब इतने सारे फॉर्मूलेज में कंफ्यूज होने से कुछ गलत फॉर्मूला लगा दो। इसका सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि मान लो A और B हैं और B A से 20% बड़ा है, ये 100 हुआ तो ये 120 हुआ। तो अगर ये इससे 20% बड़ा है तो ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो आप सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला नहीं लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। लॉजिक तो वही रहेगा कि इसका चेंज हुआ 20, इनिशियल वैल्यू अब 120 ली जाएगी अगर हमने ये निकालना है कि A B से कितना छोटा है, इंटू 100। तो अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये क्या है, 20, ये R है जो फॉर्मूले में दिया होता है, R मतलब कि कितना परसेंटेज दिया है, और ये 120 क्या है, 100 प्लस R इंटू 100। तो फॉर्मूला वही है, पर इससे करना मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि डायरेक्ट ज़्यादा जल्दी होता है, तो ये इतना करना। एंड फिर नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय X% देन डिक्रीज्ड बाय X%, तो नेट रिजल्ट हमेशा नेट परसेंटेज चेंज हमेशा X स्क्वायर अपॉन 100 होता है, और वो हमेशा डिक्रीज ही होता है। एंड सेम रिजल्ट वाइस वर्सा में होगा। वाइस वर्सा मतलब कि पहले अगर मे बी पहले डिक्रीज़ किया हो फिर इंक्रीज़ किया हो। ये हो गया। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके जल्दी जल्दी। ये परसेंटेज का मैंने बता दिया, टेबल्स और 20 तक की परसेंटेज के ये आप अगर याद कर लोगे तो मतलब जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो कोशिश करना आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने की भी प्रैक्टिस करते रहो। ज़रूरी नहीं है हमेशा कन्वेंशनल मेथड से लंबा करना है हमने क्वेश्चन। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन देखते हैं। A number is first increased by 18.75% and then decreased by 12.5%। अब पहले तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने की कोशिश करते हैं। 18.75 क्या था, 37.5 का हाफ, तो ये हो गया 3/8 इंटू 2 ऐसे करके 3/16 हो गया। 12.5 हमें पता है 1/8 को कहते हैं, तो कुछ नहीं, ये 1 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब पहले इंक्रीज हुआ तो 1 प्लस है, फिर डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस 1/8 करके ये 7/8 आया है हमारा। ऐसे ऐसे करके हमने फिर परसेंटेज चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 166.66%, then decreased by 37.5% and then again decreased by 18.755%। तो अब इसको पहले सारी जो ये पॉइंट्स में दी गई हैं इसको देख के बच्चे डर जाते हैं। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 37.5 का हमें याद हो गया करके 3/8, वैसे भी 1/8 का आपको पता हो के उसे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते थे। फिर 18.75% अभी ऊपर करके आए हैं हम 3/16। अब सोचो इसका कैसे करें। इसको दो तरीके हैं कि अगर आपको 1/16 का याद है, सॉरी 1/6 का याद है कि 16.66 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दूसरा तरीका 166 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 66.66, 100 का पता है 1 होता है फ्रैक्शन, एंड 66.66 होता है 2/3 का, इसको करके आ गया 5/3। फिर उसके बाद तो सिंपल है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1। अब पहले इंक्रीज हो रहा था, इसमें 1 प्लस फ्रैक्शन होगा, इन दोनों में 1 माइनस फ्रैक्शन होगा, उससे करके हमारा ये आ गया। फिर आता है परसेंटेज चेंज वाला, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंक्रीज है अगर बी ए से बड़ा है तो n/d बड़ा है, और तो हमने निकालना है कि a b से कितना छोटा है, तो वो हो जाएगा n/d + n। तो ये वाले फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं कि अब देखो वही मैंने बताया था कि परसेंटेज वाला दिया है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन लकीली पता है तो वो n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं पता तो जो मैंने बताया था कि कन्वेंशनली ज़्यादा जल्दी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू R/R + 100 वगैरह वगैरह, इतना सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो A इज़ 40% मोर देन B। अब पूछा बाय व्हाट परसेंटेज इज B लेस देन A, तो 40% होता है 2/5। कैसे, 1/5 होता है 20%, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 होगा 40%। तो 40% की फ्रैक्शन हमें पता चल गई 2/5 है, तो दैट मीन्स A इज़ 40% मोर देन। तो ये फ्रैक्शन, यहाँ पे दूसरे वाला पेन यूज़ करती हूँ मैं, हाँ, तो ये फ्रैक्शन जैसे B इज़ मोर देन A, कितना अभी फ्रैक्शन हमने निकाला था,
2/5, ये मोर है बी, तो ये लेस कितना होगा 2/5 + 2 कितना हो गया 2/7, तो 2/7 इसका आंसर है, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको परसेंटेज में कर लेंगे कैसे, 1/7 पता होना चाहिए, 14.28% होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना ये आ गया, ठीक है। फिर आता है ए सैलरी इज 40% लेस देन बी। अब आप सोचोगे अरे ये तो पीछे वाला सेम क्वेश्चन होगा, नहीं भाई, पहले इसमें 40% मोर दिया गया था, तो पहले हमने इस वाले में क्या किया था, 2/5 हमें दिया गया था और हमने इसको ऐसे 7 करके निकाला था, इसमें उल्टा दिया गया, इसमें जो ये वाला 40% है दिस स्टैंड्स फॉर n/n+d वाली वैल्यू, तो बेसिकली हमें लेस दिया गया है और ये बताना बाय व्हाट परसेंटेज बी इज मोर देन ए, तो इसमें क्या हो गया 2/5 हमें दिया हुआ है, हमें अब ये बताना है कि n/d कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, बस n माइनस करना है, डिनोमिनेटर में से 2, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 आ गया, तो ये हमारा क्या कहते हैं उसको, फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसको परसेंटेज में कर देंगे, 1/3 होता है 3.33, इसको इंटू 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। फिर दोबारा से वही एग्जांपल ऐसे सिमिलर सा कि 20% मोर है, 1/5 मोर है, हमें बताना है कि बी ए से कितना लेस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, और 1/6 क्या होता है 16.66%। और दूसरा एग्जांपल, अब जैसे ये है 3/8, ए बी से 3/8 लेस है, तो बी ए से कितना बड़ा होगा, बड़ा पूछा है, तो ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो 3/5 आ गया। ऐसे ही ये ए बी से 2/9 लेस है, तो बी ए से 9 - 2 ऐसे करके 2/7 परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में तो कर लोगे ना यार, 1/7 का देख के और इंटू 2 वगैरह वगैरह। अब इसकी एप्लीकेशन, चलो इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, उसमें फिर कई बार कैलकुलेशन मुश्किल दे देते हैं, ज़्यादातर घुमा के कैसे देते हैं ये। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, अप्लाइड इन ऑल द इनवर्स रेशियोज। इनवर्स रेशियो क्या होता है कि जैसे जिनके पास मेडिकल नॉन मेडिकल होगी तो उन्हें पता होगा, जैसे ये कहते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर P बढ़ाया जा रहा है तो C ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, अगर C बढ़ाया जा रहा है तो P ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो ये कैसे कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो एक मान लो एक ह्यूमन है बंदा, वो 60 लीटर पर 60 रुपीज़ पर लीटर के प्राइस का जो पेट्रोल है वो 10 लीटर यूज़ करता है एक मंथ में, तो उसका खर्चा कितना आ रहा है मंथली पेट्रोल का 600। अब क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ा दिया गया, तो 60 को अगर 25% बढ़ाएं तो ये 75 रुपीज़ पर लीटर बनता है। तो अब ये पूछा गया है कि हमने एक्सपेंडिचर तो उतना ही रखना है क्योंकि बंदे की सैलरी प्रोबेबली नहीं बढ़ी होगी, तो उसको ये 10 लीटर वाला कंजम्पशन अपना घटाना पड़ेगा। तो वो घटाया कितना, वो कितना घटाए, तो उसमें ये n और ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा। कैसे, इंक्रीज़ जो प्राइस हुआ वो 25% हुआ, फ्रैक्शन में क्या पड़ता है 1/4। तो अब हमने बताना है डिक्रीज़ कितनी करें कंजम्पशन। डिक्रीज़ का फॉर्मूला क्या था, ये n अपॉन d + n, तो ये हो जाएगा 1 + 4, ऐसे 1/5 हमको कंजम्पशन घटानी पड़ेगी। 1/5 क्या डिनोट करता है 20%, दैट मीन्स हमें कंजम्पशन अपनी 20% घटानी पड़ेगी। 10 का 20% होगा 2 माइनस करके आ गया 8 लीटर, तो अब उसको 8 लीटर में काम चलाना पड़ेगा महीने में। एक और इसका एग्जाम्पल, इफ़ प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, 30% क्या होता है 1/10 को कहते हैं 10% इंटू 3 हो गया 3/10, इसको कहता है 30%। By how much percentage the consumption should be reduced to maintain constant expenditure? तो अब देखिए 3/10% शुगर का प्राइस बढ़ा है, तो हमने कंजम्पशन कितनी घटानी है 3/10 + 3 इज इक्वल टू 3/13। 1/3 को कहते हैं आई थिंक 7.7%, तो इसको इंटू 3 कर देंगे तो ये आ गया अपना 23.1% आंसर। तो ये आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है वो मैंने रिवाइज करवा दिया। इसके मे बी RS अग्रवाल में से या फिर आपके पास कोई और बुक हो तो परसेंटेज के क्वेश्चंस करना,
एंड ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना। ये रिवीजन लेक्चर था, ना कि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कर करके सारे बताऊँ। आपको प्रीलिम से पहले बस एक जगह फॉर्मूले मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सबको पता ही होगा। मार्केट प्राइस देख लेते हैं क्या होता है। कि जैसे अगर कोई कस्टमर को शॉपकीपर बोले कि 800 की चीज़ है, 800 में लेनी है तो लो वरना जाओ, तो कस्टमर इतना खुश नहीं होगा कि यार ये तो कोई डिस्काउंट ही नहीं देता है। तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्राइस पहले से ही बढ़ा के बताओ, ताकि अगर कस्टमर थोड़ा बार्गेन करेगा, आप ना करोगे, फिर आप बोलोगे चलो 800 में दे देते हैं। तो ये हो गया 1000 का आपने बताया, तो 1000 हो गया मार्क्ड प्राइस, एंड फिर आपने उनको 200 का डिस्काउंट दे दिया एंड 800 में सेल कर दिया। तो कस्टमर भी खुश एंड आपकी भी, जो आपको वैसे अपने मन में जो डिसाइड किया था उतना आपको प्रॉफिट भी हो गया। तो ये होता है मार्क्ड प्राइस, जैसे कि ये बढ़ा के बताया। एंड सीपी और मार्क्ड प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसे मार्क अप प्राइस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। मार्क्ड प्राइस तो प्रॉपर 1000 हो गया, मार्कअप प्राइस होगा सीपी और एमपी में डिफरेंस जो कि है 500। एंड अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि मार्कअप परसेंटेज निकालनी है तो ये 500 की परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर ये डिफरेंस 500 है तो इनिशियल वैल्यू ये होगी। तो बेसिकली इस वाले केस में जो ये दिया गया है उसमें मार्कअप परसेंटेज 100% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस एंड मार्कअप प्राइस। फिर देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। सबको पता है कि अगर चेंज का फॉर्मूला है तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू होती है। तो इनिशियल वैल्यू सीपी ही होगी जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने कोई चीज़ खरीदी। बट डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। तो अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि कितने % डिस्काउंट दिया गया, तो हम सेलिंग प्राइस या सीपी से कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट काउंट होगा। तो जैसे कि एसपी और एमपी में कितना डिफरेंस है 200, तो ये तो हो गया मार्क्ड अप प्राइस, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज 200 अपॉन एमपी आएगा, ये इनटू 100। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। ये फॉर्मूलेज हैं P अपॉन सी पी, L अपॉन सी पी एंड डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो ये हो गया। फिर वैसे इसमें ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं, बस एक दो कंसेप्ट बता के फिर क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो जो चीटिंग और फॉल्टी वेट्स है, कि जहाँ पे शॉपकीपर फॉल्टी वेट यूज़ करता है, कि मान लो कि आपको कह तो रहा है कि मैं आपको 1 किलो चीज़ दे रहा हूँ, बट मे बी वो जो तोलने वाली मशीन होती है उस पर लिखा 1 kg होगा, वो 800 kg का थोड़ा वो वेट हो 800 ग्राम का वेट होगा। तो बेसिकली आपको वो 800 ग्राम की चीज़ दे रहा है 1 kg की कह के। तो वो चीटिंग और फॉल्टी वेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इसको एक तो सिंपल ये लंबे वाले मेथड से, वैसे ये भी इतना लंबा नहीं है, इससे भी कर सकते हैं एंड एक सक्सेसिव चेंज से भी हो सकता है। इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे सक्सेसिव वाले के। अभी सिंपल वाला बताती हूँ कि मान लो एक शॉपकीपर 1 kg की जगह 800 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी आर्टिकल है, या मान लो राइस है, तो 1 ग्राम राइस का हमने प्राइस कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लिया कि 1 रुपी है। तो 800 ग्राम का 800 रुपये होगा। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम, क्योंकि उस शॉपकीपर की दुकान में से तो 800 ग्राम बिक रहा है ना, पर वो हम यहाँ पे अब ₹1000 क्यों लिखा है, क्योंकि कस्टमर 1 kg के पैसे देके जा रहा है। तो 1 kg के 1000, तो 800 ग्राम की चीज़ वो 1000 रुपीज़ की बेच रहा है। तो अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये हो गया ये जो डिफरेंस है ना, कि कस्टमर तो 1000 रुपीज़ दे के गया, पर लेकिन शॉपकीपर ने एक्चुअल में 800 रुपये की चीज़ बेची है चीटिंग करके। तो 200 रुपये अपॉन में सीपी एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल वेट दिया है उसने, उसका सीपी एंड इनटू 100। तो ये हो गया। तो बेसिकली वही है प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन सीपी। बस हमने ये ध्यान रखना है कि ये सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, क्योंकि चीटिंग करा है 1 kg, मतलब कस्टमर अपनी तरफ से 1 kg खरीद रहा है, तो बेसिकली उस हिसाब से ही वहाँ यहाँ पे 1000 आया है। फिर इसका सक्सेसिव चेंज देखेंगे, और ये वाला बाद में बताती हूँ जब हम क्वेश्चंस देखते देखते देखेंगे। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम।
तो ये देखो 20% डिस्काउंट दिया है तो 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें निकालना है कि 10% डिस्काउंट है तो न्यू प्रॉफिट क्या होगा। तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, N/D वाला यूज़ करेंगे जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। CP हमने 100 एज्यूम कर लिया, SP 25% प्रॉफिट था, 125 हो गया। अब MP कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बोला कि 20% डिस्काउंट था, मतलब कि SP MP से 20% कम है, 1/5 कम है, तो ये N/D वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/5 - 1 हो जाएगा। तो ये MP SP से 1/4 बड़ा होगा। तो ये सोल्व करके ये हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 40.6। तो ये याद रखना है, ये कैसे मतलब परसेंटेज वाला चीज़ बस इसमें यूज़ हो रही है SP और MP में, आगे प्रॉफिट और CP और SP में भी यूज़ होगी तो देख लेना। इफ़ प्रॉफिट इज़ 75% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16.66%, तो मार्कअप प्राइस निकाल लो। एंड ये थोड़ी थोड़ी कंडीशंस दी हैं, इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। देखो 100 CP हमने एज्यूम कर लिया, प्रॉफिट था 75% का, 175 SP हो गया। अब बोला है कि डिस्काउंट था 16.66% का, 16.66 क्या होता है, 1/6 होता है। तो ये जो SP है MP से 1/6 कम है, तो MP SP से कितना बड़ा होगा, 1/5। ये कैसे निकला, 1/6 - 1, तो ये इतना बड़ा होगा। इसको सोल्व करके निकला हमारा 210। तो मार्कअप परसेंटेज, देखो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, CP और MP के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो वो हो गया 110%। अब इसमें कुछ नहीं है, प्रॉफिट निकालना है अगर डिस्काउंट ही है तो बस वही यही फॉर्मूला आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं अलग अलग चीज़ें दे के। तो इसका मैं डिटेल में क्या ही बताऊँ। हाँ, ये वाला थोड़ा मतलब ट्रिकी भी नहीं है बट ईजी है, देखने में एक बार थोड़ा ऐसा लगेगा। ए ट्रेडर सेल्स केक इन इकोनॉमी पैक्स ऑफ 4 केक्स पर पैक, ठीक है, एक पैक में 4 केक हैं, ईच पैक बीइंग चार्ज द लिस्टेड प्राइस ऑफ 3 केक्स। फॉर एवरी सेट ऑफ 5 सच पैक्स bought by the customer, the trader gives him 1 extra cake as a free gift. If a customer buys 12 economy packs, what is the effective percentage of discount that he gets? तो देखो ये कह रहा है कि एक पैक में तो 4 केक्स हैं और अगर कोई इंसान 5 पैक्स खरीदता है तो उसको एक केक फ्री मिलता है, एक केक ना कि एक पैक। ये हमने ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पे किसी ने 1 एक्स्ट्रा केक की जगह पैक जस्ट जल्दी जल्दी में एज्यूम कर लिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमने ये सोल्व कैसे करना है। एक कस्टमर ने 12 पैक्स खरीदे। अब 12 पैक्स के पहले तो हम ये देखते हैं कि कस्टमर को कितने केक्स मिलेंगे, 1 2 3 केक्स ना कि पैक्स तो उसने 12 खरीदे, हमें पता है। अब देखो 12, एक पैक में 4 थे तो 12 में 48 हो गए। पर अब यहाँ पे ये भी बोला है कि 5 पैक पे एक केक फ्री है, तो 5 के इसमें 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 केक फ्री मिले होंगे। दैट मीन्स 48 + 2 50 केक्स तो कस्टमर ने खरीदे हैं। इन पे प्राइस कितने का लगेगा, एक पैक 3 केक्स के प्राइस के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 12 पैक थे, 12 × 3 36 के प्राइस में 50 केक्स बंदे को मिल गए। तो अब ये क्या हुआ है, बस इसका डिफरेंस करके हमने वो निकाल लेना है कि 36 के प्राइस में 50 केक्स मिल गए। टोटल केक्स तो हो गए 50x, पेड 30x, तो डिस्काउंट कितना हो गया, इसका डिफरेंस 14x अपॉन में 50x क्या है यहाँ पे, मार्क्ड अप प्राइस। क्योंकि अब देखो अगर मतलब बेच रहा है जो, वो तो ये कह रहा है 50 केक्स ले लो, 50 केक्स ले लो, तो ये मार्कअप प्राइस हो गया, प्राइस आपको देना पड़ा 36 के। तो ये आ गया आंसर 28%। फिर अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। If the selling price of 10 oranges is equal to 14 oranges, which in turn is equal to 1/3 of the total discount offered on 70 oranges, then find the profit loss percentage when markup percentage is halved and discount percentage is decreased by 5%. तो देखो यहाँ पे बोला गया है SP of 10 orange इक्वल है CP of 14 orange, which is equal to 1/3 of discount given on 70 oranges. तो हमने एज्यूम कर लिया कि CP एक ऑरेंज का 10 रुपये है, तो 14 ऑरेंजेस का 140 होगा। और ये SP जो है 10 ऑरेंजेस का वो 14 ऑरेंजेस के प्राइस के इक्वल है, तो इसको इक्वेट करके आ जाएगा इसका
एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 14। अब ये समझ में आया? तो ये 140 इक्वल है, ठीक है। फिर अब देखना हमने डिस्काउंट ऑन 70 ऑरेंज बोला था हमें कि इसके इक्वल है, तो ये वाला 3 यहाँ पे जाके 140 से मल्टीप्लाई हो गया, तो डिस्काउंट ऑन 70 ऑरेंज है 420 रुपीज़ एंड डिस्काउंट ऑन 1 ऑरेंज निकल जाएगा 6 रुपीज़। अब इन्होंने क्या बोला था कि हाँ, CP को 10 ले लिया, यहाँ से CP 10 लिया था हमने, SP 14 निकाल लिया था, और MP अब इन्होंने बोला है कि डिस्काउंट 6% का था, तो इसमें +6 कर देंगे, MP 6 आ गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज 6/20 × 100 आ गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला था कि मार्कअप परसेंटेज को हाफ कर दो। अब यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज देखो, CP 10 है, MP 20 है, तो 100% है मार्कअप परसेंटेज, इसको हाफ कर दो, 50% कर दिया, और जो डिस्काउंट है उसमें से 5% घटा दो, उसके बाद प्रॉफिट निकालो। तो ये देखो, ये हमने 10 लिया, मार्कअप परसेंटेज हाफ कर दी, तो ये 15 हो गया। अब इन्होंने बोला डिस्काउंट 25% है, तो ये 25% कम है, तो इसमें से इसका ऐसे 1/4 माइनस कर देंगे, तो 11.25 आया, और फिर अब इनका डिफरेंस निकालेंगे एंड प्रॉफिट ये हमारा आ गया। अब देखो चीटिंग एंड फोल्टिंग वेट्स वाला ये मैंने समझा दिया था। इसमें बस ये हो सकता है कि आगे अगर मैं यहाँ पे तो सिर्फ फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा था, तो हमने प्रॉफिट निकाल के बता दिया था कि 25% प्रॉफिट आया है। अब कुछ और भी ऐड कर सकता है कि एक शॉपकीपर है, वो 800 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह पे, एंड मार्कअप परसेंटेज उसने रख दी है 40%। तो अब निकालो भाई, मतलब पहले तो वो चीटिंग करके वेट तो गलत यूज़ कर ही रहा है, अब मार्कअप परसेंटेज पे भी बेच रहा है, वो भी बिना डिस्काउंट के। तो देख रहे हो कितना चालू बंदा है। तो अब हमने एज्यूम यहाँ तक तो सेम ही रहेगा कि CP ऑफ 1 ग्राम जो भी है, मान लो राइस है ₹1 एज्यूम कर लिया, तो 800 ग्राम का 800 रुपये हो गया। अब यहाँ SP में बड़े ध्यान से देखना, SP ऑफ 800 ग्राम क्या होगा, पहले तो चीटिंग करके कस्टमर तो खरीद रहा है 1 kg, तो 1 kg का वैसे CP के हिसाब से तो होना चाहिए था 1000 रुपीज़ कॉस्ट तो होगी। अब मार्कअप परसेंटेज 40% है, तो मतलब कि ये CP को भी 40% बढ़ा के बता रहा है, दैट मीन्स इसका 40% बढ़ाएंगे तो 1400 आ गया। तो SP वो कस्टमर को 1400 बता रहा है और बिना डिस्काउंट के बेचेगा, तो दैट मीन्स यही सेलिंग प्राइस है और यही मार्कअप प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है। तो अब हमने बस ये 800 और 1400 को लेके परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। 600 अपोन में CP ही आएगा, 800 × 100 करके ये आ गया। अब ये सक्सेसिव चेंज से कैसे हो सकता है कि यहाँ पे हम देखें तो दो चीज़ें हो रही है। पहले तो फॉल्टी वेट की वजह से 25% बढ़ाया जा रहा है, फिर मार्कअप की वजह से 40% बढ़ाया जा रहा है। तो इसको करें तो 100 को पहले बढ़ा दिया 25%, 125 हो गया, इसको बढ़ा दिया 40%, तो ये 175 हो गया। ऐसे भी हो सकता है ये। और ये आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 25% 1/4 होता है, 1 + 1/4 है, और ये कहाँ से निकला है 1 + 2/7 से, क्योंकि 40 होता है 2/5, 40 होता है 2/5, तो 1 + 2/5 से निकला है ये 7/5, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब एक और चीज़ ऐड हो सकती है कि पहले वो डिस्काउंट नहीं दे रहा था, अब वो डिस्काउंट भी दे रहा है। तो पहले एक तो गलत वेट यूज़ कर रहा है, फिर मार्कअप परसेंटेज बताइए उसने अपनी, मतलब कि मार्क्ड प्राइस भी रखा है एक, और फिर डिस्काउंट भी दिया है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, पहले 25% बढ़ रहा है, फिर 40% बढ़ रहा है, एंड फिर 40% घट रहा है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5% उसको बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 100 वाले मेथड से करेंगे तो 100, 125 ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे। और अगर ये नहीं करना तो ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है कि अगर कोई चीज़ पहले X% बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए तो उसमें हमेशा नेट लॉस होता है। तो यहाँ तक 25% तक तो हमने सोल्व कर लिया 125। अब इसके बाद 40% बढ़ाया जा रहा है, फिर 40% घटाया जा रहा है। तो हम 125 पे x²/100 का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 125 में कितना घाटा होगा। तो ये x²/100 में x क्या लेंगे, 40 लेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज आता है 16%।
तो इस 16% का मतलब क्या है कि 125 में से अगर आप 16% इसका 16% घटा दो तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 105 ही आएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो अब ये 105 आई है तो अपना ये क्या हो गया, प्रॉफिट सिर्फ 5% हुआ इसको। फिर देखते हैं हम A person sold an article at a profit of 15%. Just a minute. Had he bought it for 15% less and sold it for rupees 150 more, he would have gained 50%. तो देखो पहले उसने पर्सन ने प्रॉफिट लिया था 15% का, तो CP हमने 100 एज्यूम किया, SP हो गया 115, तो प्रॉफिट हुआ था उसको 15%, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अगर उसने 15% लेस प्राइस में ख़रीदा होता तो इसका 100 का 15% लेस कर दो 85, तो उसको 50% गेन हो गया होता। कब? अगर उसने 150 मोर होता। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, तो पहले हम इसी में 50% मोर बढ़ा के देखें, तो इसका 50% मोर बढ़ा के 127.5x आता है। तो अब इक्वेशन क्या बनी, जो क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर पिछले वाले SP से 150 मोर में बेचा होता तो उसको 50% मोर गेन होता। तो अब ये इसके इक्वेट करके हमारा आ गया CP। अब ये बस ये इक्वेशन वाला इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट था जो मे बी कुछ को समझना है। तो बस ये यही था कि पहले हमने 50% गेन करके ये इक्वेशन 1 होगी, एंड फिर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से हमारी इक्वेशन ये 2 होगी। इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये सेम ही चीज़ है, तो यहाँ से हमारा CP आ गया। एंड फिर ये है on selling 17 balls at 720, loss is equal to the cost price of 5 balls. तो cost price of 1 ball निकालनी है, तो हमने एज्यूम कर लिया cost price of 1 ball निकालनी है, तो x ले लिया हमने। 17 balls का CP क्या होगा, 17x। एंड फिर अब लॉस दे रखा है हमें, लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो लॉस ऑन 17 बॉल्स है 5x हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस, तो ये इक्वेशन बन गई, x निकल गया, हमारा CP निकल गया। अब ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं कि व्हेन रुपीज़ आर नॉट गिवन, मतलब वैसे तो दिया होता है ना कि इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का ये हुआ, इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, ये निकालो। अब हमें प्रॉफिट वगैरह कुछ रुपीज़ वगैरह नहीं दिए हैं, सीधा आर्टिकल दिए हैं, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट और लॉस जितने भी आर्टिकल का हुआ अपॉन में आर्टिकल सोल्ड। यूजुअली हम CP से निकालते हैं प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये CP नहीं है, मतलब सॉरी SP नहीं है। अगर आप बोले कि यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे SP लगा रहे हैं, ये जस्ट आर्टिकल्स सोल्ड है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड। यहाँ पे ये SP एक्चुअल में यूज़ नहीं करे, बस आपने ये याद रखना है कि सोल्ड हमने नीचे रखना है, ना कि जितने वो खरीद के लाया। तो अब देखते हैं इसका मतलब मैं क्या बता रही हूँ कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि SP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो इस इक्वेशन से हमें पहले ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट ही हुआ होगा जब कम आर्टिकल्स में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स के प्राइस में उसने बेचे हैं। तो अब इसको सोल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं कि हमने SP को S एज्यूम कर लिया, CP को C एज्यूम कर लिया, तो इसको इक्वेट करा, C/S का रेशियो आ गया 5/6। तो अब इसी में देखें तो इसी में अंतर है 1 यूनिट का, तो 1/CP हो गया 5, ये CP 5 हो गया, इंटू 100 ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये फॉर्मूला हमने निकाला चेंज अपॉन CP इंटू 100 जो कि अभी तक यूज़ कर रहे थे। अब अगर हम आर्टिकल्स के टर्म में निकाले तो कैसे होगा, देखो 25 आर्टिकल्स उसने बेचे, SP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 30 आर्टिकल्स, मतलब कि 5 आर्टिकल्स का उसको वो हो गया, क्या कहते हैं, फ़ायदा, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ उसको 5 आर्टिकल्स का। पर अब इसके नीचे फ्रैक्शन में हम आर्टिकल्स सोल्ड रखेंगे, ना कि 30 वाला CP, क्योंकि आर्टिकल्स 5/25, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हुआ है 5 आर्टिकल्स का ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल्स, इस करके अपोन में आर्टिकल्स सोल्ड आएगा, ना कि CP वाला आर्टिकल्स आएंगे। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये भी सेम निकलेगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 27 ऑरेंजेस का SP 36 ऑरेंजेस के बराबर है,
ठीक है। और अब इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि डिस्काउंट ऑन 16 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 ऑरेंजेस। अब इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो एस और सी को लेके और एक डी और पी को लेके। तो एस और सी को लेके तो ये इक्वेशन बन गई, इनको इक्वेट करके 3/4। तो सी और एस को हम 3 और 4 ही लेंगे आगे। फिर 16 ऑरेंजेस पे डिस्काउंट 8 ऑरेंजेस पे जो प्रॉफिट है उसके बराबर है। इसकी रेशियो आ गई 1/2। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट का हाफ है। तो अब ये वाली इक्वेशन करेंगे, सी एस एम इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। तो सी को 3 ले लिया, एस को 4 ले लिया। अब ये देखना है इसमें प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। अब यहाँ इस हिसाब से क्या है, डिस्काउंट प्रॉफिट का हाफ है। तो प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है तो डिस्काउंट इसका हाफ होगा 0.5, और मार्क्ड अप प्राइस को ऐड करके निकलेगा। इसमें 4 में 0.5 ऐड करेंगे, 4.5 आ गया। तो अब हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 0.5। 0.5 कहाँ से आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड अपोन में मार्क्ड प्राइस 4.5 इंटू 100, 11.11 ये परसेंटेज आ गया, क्योंकि 1/9 इज इक्वल टू 11.11। एंड हमने क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज और जो डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाला था, ये कैसे निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपोन में आर्टिकल्स सोल्ड इंटू 100। तो ये आ गया 22.22%। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस तो सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज, और अब मान लो दो चीज़ें सेल की, उनका एसपी तो सेम है, पर एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, और ये परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की सेम है, तो उसमें भी फॉर्मूला लगेगा x² अपॉन 100% का लॉस होगा। ऐसे केसेस में ये वाला लॉस होगा। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं। अब शॉपकीपर है, 2 मोबाइल सेल करता है 3600 ईच के, एंड एक पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, एक पे 20% का लॉस होता है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये पूछा गया। तो इसका ये तरीका भी हो सकता है कि एक तो आप 1/d वाला फॉर्मूला लगा के कि 2 आर्टिकल्स ले लिए, एक पे 20 का प्रॉफिट है एक पे लॉस है, ये डी वगैरह लगा के टोटल सीपी एंड टोटल एसपी हमारे पास आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस देखो 300 पड़ रहा है, आंसर आ गया। दूसरा तरीका है कि इस वाले झंझट में पढ़ो ही मत। जैसे 7200 तो हमें पता है, एसपी दोनों का ऐड कर दिया ना, 3600, तो एसपी तो हमें पता है टोटल एसपी। अब यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है, हाँ ये x² वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एक बार तो एक पे प्रॉफिट हुआ 20% का, एक पे लॉस हुआ 20% का। तो इसमें x² वाला फॉर्मूला लगाया कि नेट तो लॉस ही होना है, बट लॉस कितना होना है वो हमने पता लगाना है। तो 4% लॉस होएगा किस पे, इस चीज़ पे। 4% क्या होता है 1/25। तो 1/25 लॉस हो रहा है 7200 पे, दैट मीन्स CP बड़ा है। तो वो n/d वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/25 ये इससे कम है, तो ये इससे 1/24 ज़्यादा होगा। सोल्व करके करेंगे तो अपना ये 75 आ जाएगा, एंड 7500 इसके बीच का डिफरेंस नेट लॉस हो गया हमें 300 रुपीज़ का। अब दूसरा केस है कि अब एसपी तो सेम दी है, पर लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस था वो अलग है। अब ऊपर वाले केस में प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया कि इतना परसेंटेज लॉस होगा नेट। अब अगले वाले में हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अलग अलग दी है, तो हमें नहीं पता कि नेट प्रॉफिट होगा लॉस होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट पे तो हुआ प्रॉफिट 25% का, और दूसरे प्रोडक्ट पे हुआ लॉस 14.28% का। ये परसेंटेज में ये हो गया फ्रैक्शन में 1/4 हो गया, और ये हो गया 1/7। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है हमने परसेंटेज। तो अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज का ये होता है 1/4, ये हमें दे रखा है, जो मतलब कुछ निकाला नहीं है। लॉस परसेंटेज हो गया 1/7, हाँ 1/7। तो अब ये एज इट इज़ इसको इस वाली इक्वेशन में ले लेंगे, प्रॉफिट या लॉस CP SP। तो CP 4 है,
ले लिया 4। दूसरे वाले का CP 7 है, ले लिया 7। एंड अब इस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह जो लगाया कि ये 24%, ये 5% कैसे बढ़ा ये देखना है ना, तो ऐसे लगाएंगे। इसमें प्लस कर दिया, 4 + 1 ये 5 हो गया, और ये क्योंकि इस इधर वाले में लॉस हुआ तो ये 7 - 1 करके निकला है, ये 6। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, पर इधर बोला था कि सेलिंग प्राइस सेम है। अब सेलिंग प्राइस 5 और 6 है, इसको सेम करने के लिए जो इनका LCM होगा वो डिजिट बनाना है। मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, इसको 6 से, इसको 5 से, ये कर दिया, तो ये टोटल CP आ गया, ये टोटल SP आ गया। अब इनके बीच का अंतर क्या है, ये देखो 1/CP × 100, ये आ गया हमारा टोटल। इसमें कुछ % का प्रॉफिट हुआ है। अब यही चीज़ दूसरे केस में भी देख लेते हैं। ए मैन बाय ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 246 एंड सेल्स द होल एट ₹347। तो प्रॉफिट % निकालनी है, और उसके बाद निकालना है कि उस बंदे को 20 रुपये का प्रॉफिट हो, उसके लिए कितने ऑरेंजेस उसको ख़रीदने पड़ेंगे। तो पहले तो प्रॉफिट % पे फोकस देते हैं कि उसने 6 ऑरेंजेस लिए 2 रुपये के, 7 ऑरेंजेस सेल किए 6 ऑरेंजेस सेल किए 2 रुपये के, एंड 7 ऑरेंजेस, ओ माय गॉड नहीं कंफ्यूज कर दिया, 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस था 2 रुपये, एंड फिर वही ऑरेंजेस उसने किस रेट में सेल किए, 7 ऑरेंजेस एट 3। तो ये कॉस्ट प्राइस की इक्वेशन है, ये सेलिंग प्राइस की इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या सेम कर सकते हैं, इसको क्वांटिटी को सेम कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी सेम करने के लिए 7 और 6 से सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्वांटिटी होगी 42 ऑरेंजेस। अब हमें आंसर मिल जाएगा। 42 ऑरेंजेस का CP है 14 और SP है 18। तो इसका प्रॉफिट % हो गया इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ 4/CP, दैट इज़ 14 × 100। अब इन्होंने बोला है कि 20 प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए कितने ऑरेंज खरीदेगा वो बंदा। तो 42 ऑरेंजेस पे उस इंसान को 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 42 ऑरेंजेस पे उसको 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपीज़ हो गए। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, अब पूरी इक्वेशन को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 210 ऑरेंजेस आ गया आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। मिल्क मैन मिक्सेज अ बिस्लेरी वाटर इन हिज मिल्क। तो मिलाने का प्रोपोर्शन क्या रखता है वो, ही मिक्सेज वाटर विच इज़ 20% बाय द वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड कॉस्ट ऑफ बिस्लेरी वाटर इज 20% द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। इफ़ ही क्लेम्स टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट। ये भी आसान है। तो देखो मिल्क एज्यूम कर लिया कि 100 लीटर बेच रहा है वो, या जो भी है। तो अब 100 लीटर मिल्क में वो उस वॉल्यूम का 20% वाटर मिलाता है, तो 100 लीटर मिल्क प्लस 20 लीटर उसमें वाटर मिला दिया, तो टोटल हो गया 120 लीटर्स। अब CP के व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 1 लीटर मिल्क का ₹1 इसका CP है। तो कॉस्ट ऑफ वाटर इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे लिखा है ना, विच इज़ 20%, नहीं, वाटर इज़ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। तो मिल्क की कॉस्ट अगर 1 रुपये है तो वाटर की कॉस्ट इसकी 1/5 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 लीटर मिल्क की कॉस्ट होगी 100 रुपीज़, 20 लीटर वाटर की कॉस्ट होगी 1/5 × 20, दैट इज़ 4 रुपीज़। एंड तो टोटल पैसे हो गए, CP हो गए 104। बट एक्चुअल में सेल तो वो बंदे को 120 लीटर के मिल्क के प्राइस से करेगा। तो 120 लीटर का मिल्क के प्राइस से देखा जाए तो 120 रुपीज़ है, बट एक्चुअल में पानी पूनी मिला के उसको कॉस्ट पड़ रही है CP 104 की। तो % आ गया 16/CP × 100, ये हमारा हो गया। तो बस ये था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इन %।